बांग्ला में एक वर्ड है भय, मतलब डर। सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ भय बन गया है। 2021 का जो पोस्ट पोल वायलेंस था उससे कहीं ज्यादा की तरफ बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। डायमंड हार्बर सब डिवीज़न जो है वायलेंस हो रहा था, हावड़ा में हो रहा था, कलकत्ता में भी कई जगह हुआ। फर्स्ट पॉलिटिकल पोस्ट पोल वायलेंस का जो मर्डर हुआ था वो कलकत्ता में अभिजीत सरकार का। समाज में एक श्रेणी तो वायलेंस करने के लिए रेडी है। एक मुसलमान इबादत करता है, 99% उनकी इबादत इसमें होता है कि हम दारुल इस्लाम कायम करें। घर वालों के सामने लॉकअप के अंदर पुलिस नहीं मार रहा है आदमी को, जिहादी लॉकअप में घुस के पीट रहा है। लॉकअप के अंदर उनके घर के 3 कुत्ते को वो लोग पीट मार, 3 या 4 कुत्तों को मार दिया। उसका माँ को भी पीटा, पूरा घर तोड़ दिया। पुलिस पूरा कोशिश करते हैं, इन जनरल बोल रहा हूँ, कि वो जिहादी को या जो अक्यूज्ड है उसको किस तरह से बचाया जाए। और युद्ध नहीं होगा तो केवल जो युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई हथियार नहीं उठाएगा, केवल उसको घाटा होगा। मतदान करना ये हमारा हक से ज़्यादा हमारा जिम्मेदारी है। तो कोई 2, 4, 5 गुंडे हमको रोक दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा बंगाल में एक ही जगह टीएमसी का पार्टी ऑफिस जलाया गया, वो भी डायमंड हार्बर में, जहाँ सबसे ज़्यादा वायलेंस क्षेत्र में वो एक है। वो अपना ही फॉलोअर्स है, वो लोग किया। वो भय स्थापित करना जरूरी है कि अगर उधर से गलती हो रही है तो ये जो वार है वो खाली नहीं जाएगा, उसका जवाब आएगा। हारने वाले को कभी इतिहास में सही सम्मान नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की ऑफ इंडिया के साथ कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। तमाम घटनाओं को ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल में जो चुनावों की स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी वर्कर्स की स्थिति है, इन तमाम विषयों के ऊपर हम बहुत डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उनको और बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी यह है कि ग्राउंड से निकल करके उन लोगों के साथ बैठा जाए जो बीते कई वर्षों से, दशकों से पश्चिम बंगाल की जमीन पर लोगों के लिए, हिंदू हितों के लिए काम कर रहे हैं। और लव जिहाद चाहे मामला हो, चाहे वर्कर्स के साथ, बीजेपी वर्कर्स के साथ, या हिंदुओं के साथ होने वाला वायलेंस हो, इन तमाम विषयों पर जो लगातार समाज में जाकर के काम कर रहे हैं। हजारों हिंदू बच्चियों को लव जिहाद के ट्रैप से बाहर निकाला है। जहां भी किसी को ज़रूरत होती है, किसी भी हिंदू पीड़ित को ज़रूरत होती है तो उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। ऐसे देवदत्त माझी जी जो सिंह वाहिनी पश्चिम बंगाल में चलाते हैं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू हितों को लेकर के लगातार काम करती है, हम उनके साथ आज बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और मैं आपके साथ जो बैठा हूं तो दर्शकों का भी एक मेरे मन में लोभ है कि दर्शकों को ये बात समझ में आए कि पश्चिम बंगाल में जो आपकी लड़ाई है, जो हिंदुओं की लड़ाई है, जो सामान्य लोगों की लड़ाई है, वो कितनी मुश्किल आज की तारीख में हो चुकी है। आप लोगों के लिए लड़ना कितना मुश्किल हो चुका है और जो सामान्य मानवी रह रहा है ज़मीन पर उसके लिए कितना कठिन है ये। देखिए, ये लड़ाई आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लड़ाई है। ये केवल पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये केवल पुलिस के साथ संघर्ष है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ जो डेमोग्राफी चेंज है उसके वजह से सीधी ये जिहादियों के साथ संघर्ष है। और जिहादियों का साथ देने वाले पुलिस, उनका शक्ति बढ़ा रहा है। पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है वो, और जिहादियों ने अपना जो एलिमेंट है लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। अभी किसी के भीतर क्या है ये बाहर से समझना मुश्किल है। तो ये लड़ाई आसान नहीं है। पर हाँ, और एक बात है, वो ये है कि जो साधारण हिंदू है, जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ये एक ट्रेंड बन रहा है कि उनको अपना जो संस्कार है, सनातन धर्म है, अपने संस्कार धर्म के प्रति उनका जो लगाव होना चाहिए उसमें भी कमियां नज़र आ रहा है। इसका भी मेन कारण यही है कि 35 साल का जो वाम शासन चला उसमें वो बहुत नुकसान किया हिंदू समाज के लिए, और वाम को वोट देने वाले भी हिंदू थे। तो ये गलती हिंदू समाज से हुआ है। फिर उसके बाद ये टीएमसी आया।
टीएमसी को, वाम को, मतलब लेफ्ट को हटाने के लिए टीएमसी को सभी हिंदू ने उस समय समर्थन किया था, वो भी एक गलती हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू काफ़ी गलती कर चुका है। लास्ट सोच लीजिए, देश का जब स्वतंत्रता मिला, देश को आज़ादी मिला, तब से बहुत गलती हमने किया है। और हमने जिनको सत्ता में लाया है वो सभी ने हमारे पीठ पर छुरा मारा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं या देखना चाहते हैं यहाँ पर सरकार बदले, इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि थोड़ा सपोर्ट हिंदुओं को मिले, ये आशा से हम लोग कर रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ समझना चाहूँ, जो सरकार व्यवस्था होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं जैसे अभी लोगों से बात कर रहा हूँ तो जो सो कॉल्ड सेक्युलर टाइप के हिंदू होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, राजनीति और धर्म को मिलाना नहीं चाहिए, धर्म को राजनीति नहीं बचा सकती या राजनीति को धर्म नहीं बचा सकता है, हम लोगों को पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग इश्यूज़ पे करना चाहिए, उसमें धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म को बचाने की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उन तमाम विषयों पर किसी तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इस तरह कह दिया जाता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बंगाल में ये बहुत ट्रेंड है, मतलब मैंने देखा यहाँ एलिटिज्म जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लोगों पर हावी है। देखिए, एक तो ये बात जो कहते हैं उनको धर्म की परिभाषा उनको ठीक पता नहीं है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म है। अभी राजनीति में भी अगर धर्म नहीं रहा तो उसमें अधर्म रहेगा, उसमें घोटाला होगा, चोरी होगा, नाइंसाफ़ी होगा अपनों के साथ, दूसरों के साथ। तो धर्म तो हर चीज़ में होना चाहिए। अभी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, धर्म की बात हमने कर ली। एक जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की एक आइडेंटिटी बन चुकी है, वाम शासन से शुरू हुई, अभी टीएमसी ने उस लेगेसी को बहुत अपस्केल करके कैरी फॉरवर्ड किया, वायलेंस, और उसमें कहीं ना कहीं अब जो स्केल दिखाई दे रहा है वो 2021 का जो पोस्ट पोल वायलेंस था उससे कहीं ज़्यादा की तरफ बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो अभी मंशा है इन लोगों के सामने, जो विपक्षी हैं, उन लोगों के मन में क्या चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं? देखिए, 2021 के मुकाबले अभी तो वैसा माहौल बना नहीं है, हुआ नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जो है काफ़ी तत्पर है। और पुलिस का जो शफलिंग हुआ है वो भी जो गुंडे हैं ये लोग को, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया है। तो मुझे ये आशा है कि 2021 में हम लोग जो वायलेंस देखे हैं वो इस बार वैसा वायलेंस होगा नहीं। वो वायलेंस कहीं ना कहीं मतदाताओं को डराता भी था, मतलब वो डरा के रखा था, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है वोटर्स का। फिर भी मेरा इसमें भी एक टेक है, वो ये है कि देखिए, हमारा जो समाज है, चाहे मतलब पूरा भारत का ले लीजिए, पश्चिम बंगाल के जो आम लोग थे ये साहसी लोग थे, ठीक है। ये होना नहीं चाहिए कि हम वोट देने जाए और 4 गुंडों के डर से हम अपने आप को रोक लें, क्योंकि मतदान करना ये हमारा हक से ज़्यादा हमारा जिम्मेदारी है। तो कोई 2, 4, 5 गुंडे हमको रोक दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना साहस हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो हमारा अपना समाज को, अपना परिवार को रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तो समाज, इसका ये नैरेटिव है कि, या इंडिकेशन है कि समाज हमारा दुर्बल हो रहा है। ये हमारा समाज के लिए भी हानिकारक है। केवल सेंट्रल फोर्स और पुलिस फोर्स पर हम भरोसा करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज में एक श्रेणी तो वायलेंस करने के लिए रेडी है, पर जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, जिनको अच्छा होने की चाहत है, उसका मतलब ये है कि धर्म का जो परसेप्शन है, धर्म को हम लोग जैसे हम लोग को दिखाया गया है वहीं पे गलती आ गया है। कि धर्म मतलब ये कि आप शांति में रहो, दुनिया जाए मतलब भाड़ में करे, आप अपना जप करो। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं, हमारा जो संगठन के युवा है, लड़के हैं, बच्चियां हैं, इनको मैं सीधा एक बात कहता हूँ कि जहाँ जो भी उपाय लगे, अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला देश और धर्म को नुकसान पहुँचा रहा है या समाज को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके ऊपर
आपको नुकसान करने वाला हो तो उसका आप तुरंत जवाब दो। तुरंत नहीं दे पाओगे तो अपने अंदर टारगेट रखो कि हम इसको 1 साल में या 2 साल में हम इसका उत्तर जरूर देंगे, पर वो होना वो चाहिए। भय स्थापित करना जरूरी है हाँ, कि अगर हाँ, अगर उधर से गलती हो रही है तो ये जो वार है वो खाली नहीं जाएगा, उसका जवाब आएगा। एकदम वो आना चाहिए। पश्चिम आएगा। बंगाल में ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि मैं लोगों से जब बात कर रहा हूँ बहुत कातरता दिख रही है लोगों के चेहरे पर, कि मतलब वो अपने आप को बेसहारा दिखा रहे हैं। मतलब मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कोई बचाने आए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे घर पे अगर बुलेट प्रूफ आर्मर गाड़ी आ जाए तो मैं जाकर के वोट डालने जा सकता हूँ। मतलब इस तरह की जो एक नैरेटिव, और ये वही इंसान शायद उसे जरा सा अगर कॉन्फिडेंस दे दिया जाए तो वही आदमी लाठी लेकर के बाहर भी निकलने को तैयार है, लेकिन उसके मन में कहीं बहुत गहरे बैठा दिया गया है कि तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम अकेले हो। इसमें लीडरशिप का बात आ जाता है। इसके साथ साथ वो भी चाहते हैं कि हमारा कोई लीडर हो, नेता हो या लीडर हो, जो बुरा समय पर हमारा साथ दे, परिवार का साथ दे। और यही ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जो व्यक्ति मतदान के लिए डरता हो, उसका बाजू में कोई उसका पड़ोस वाले के ऊपर अगर कोई हमला होता है, वो जाके खड़ा होगा क्या? एकदम नहीं होगा। उसका पड़ोस वाले का बच्ची को कोई उठा के लेके जाएगा जिहादी, वो आदमी जाके रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। ऐसा हमारा समाज का डिटोरेशन हुआ है, तो उसको ठीक करना है। तो मेरा प्रयास पूरा इसमें रहता है कि ये ठीक हो। हम काफ़ी लोगों को जिसके ऊपर केस लगते हैं उनको जेल से निकालने का काम हम करते हैं, और उस समय जब तक वो जेल में है उनका परिवार को मदद पहुंचाना, ताकि उनका परिवार भूखा ना सोए रात को। 2021 विधानसभा चुनाव में आप भी प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ा आपने बीजेपी के टिकट पर। इस बार आपको टिकट नहीं मिला है, आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर, एक नेता के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। मैं 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस को थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, 2021 जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ, उस समय रिज़ल्ट तो जब आउट हो रहा था, मैं काउंटिंग सेंटर में था, नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो जब बाहर आया तो मेरा फ़ोन में ये आया कि हमारे घर में भी हमला हुआ है। इसी घर पर? इसी घर पर रोड से जिहादी लोग आकर हमला किया है। और हमारे घर में काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसका उत्तर भी हमने, मतलब 6-7 घंटे में हमने भी उसका जवाब दिया। पर अपना तो लेट में, मतलब वो तो ठीक है, पर पूरा साउथ बंगाल में डायमंड हार्बर सब डिवीज़न जो है, पूरा वायलेंस हो रहा था। हावड़ा में हो रहा था, कलकत्ता में भी कई जगह हुआ। फर्स्ट पॉलिटिकल पोस्ट पोल वायलेंस का जो मर्डर हुआ था वो कलकत्ता में अभिजीत सरकार, यहाँ बेलेघाटा में है। तो उनके घर पहुंचना, उनका बड़ा भाई, उनका भाई को भी बहुत पीटा वो लोग, उसको भी मार डाल, तो वो अपने आप को बचा लिया था, भगवान बचा लिया था। उनके घर के 3 कुत्ते को वो लोग पीट मार, 3 या 4 कुत्तों को मार दिया। उसका माँ को भी पीटा, पूरा घर तोड़ दिया। जब ये मैसेज मिला, मैं उनके घर गया, उनका पूरा परिवार को, माँ को, और भी 3 कुत्ता जीवित था, 3 या 4 कुत्ता, मुझे याद नहीं है। माँ को, वो 3-4 कुत्तों को और उनका भाई को, सबको मैं अपना घर में ले आके रखा। फिर मैं ट्वीट किया, वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ। उस समय नड्डा जी थे अध्यक्ष, उनका वहाँ से कॉल भी आया था। फिर सेंट्रल लीडरशिप आया अगला, मतलब 2 दिन के अंदर। तो फिर उनका परिवार को उनके अपने घर ले जाकर सेंट्रल टीम को भी ब्रीफिंग करना, और उसको भी लेकर एक इंसिडेंट हो गया अभी टिकट के लिए, क्योंकि उसका परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। देखिए, एक माँ अपना बेटा खो दिया, और वो लोग एक्टिव भाजपा करता है, दोनों भाई। तो हम हर समय उन लोग के साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे जो भी है, तो कलकत्ता में सोचिए, जो एंटाली विधानसभा है, वहाँ के 3 फैमिली हमारे यहाँ रहते थे। डायमंड हार्बर के हुए, हावड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत वायलेंस हुआ। उदय नारायणपुर है एक विधानसभा, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत लोगों को फॉल्स केस में जेल में रखा।
ऐसा वायलेंस हुआ कि सोचिए, पति को पकड़ के लेके आया पुलिस स्टेशन, परिवार वाले पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कहा दिखा अपना फ़ोन दो, फ़ोन ले लिया और कभी आज तक वापस भी नहीं किया। घर वालों के सामने लॉकअप के अंदर पुलिस नहीं मार रहा है आदमी को, जिहादी लॉकअप में घुस के पीट रहा है, लॉकअप के अंदर लॉकअप के अंदर। ठीक है, ये साउथ 24 परगना का बात बता रहा हूँ। भाजपा का पार्टी ऑफिस उत्तर 24 परगना में बंद कर दिया। मैं 3-4 दिन के अंदर जाकर खड़ा होकर उसको खुलवाया। पूरा बंगाल में एक ही जगह टीएमसी का पार्टी ऑफिस जलाया गया, वो भी डायमंड हार्बर में, जहाँ सबसे ज़्यादा वायलेंस क्षेत्र में वो एक है। वो अपना ही जो फॉलोअर्स है वो लोग किया, रिटेलिएट किया, एक तरफा ना हो, उसका उत्तर भी हो। तो देखिए, तो और ये काफ़ी दिन चला, बहुत लोगों को हमने जेल से निकाला, मतलब बेल करवाया, परिवार को देखा। और मुझे एक ही चीज़ का ये है कि ये इसका वॉल्यूम और ज़्यादा होना चाहिए था, रिटेलिएशन का। पर अपना सोर्स रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है। एक बहन है आपका, यहाँ मीनाखा बोल के कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का, वहाँ पर उनके पति जो है वो केरल में काम करते हैं और परिवार मतलब पूरा घर उनका तोड़ दिया, लूट हो गया, तोड़ दिया। वहाँ के मुसलमान टीएमसी का लीडर ऐसा किया। तो जब वो लोग घर से भाग गया तो वो आदमी जो है केरल से यहाँ का टीएमसी का लीडर को फ़ोन किया, वो थोड़ा एजेड है, बोला अंकल बहुत अत्याचार हुआ हम लोग के ऊपर, हम लोग को घर में लौटने का व्यवस्था कर दो। बंगला में बोला कि घर में लौटने का व्यवस्था कर दो। तो वो जिहादी उनको बोल रहा है कि तुम्हारे बीवी को मेरे पास कुछ दिन के लिए भेज दो, उसके बाद हमारा मूड होगा हम तुम लोग को यहाँ बुला लेंगे। तुम्हारे बीवी को मेरे पास भेज दो, हम अपने पास उसको रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने फैमिली तो कलकत्ता में एक जगह शेल्टर में था, हम रखे थे कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर भी पुलिस का भी अत्याचार वो लोग के ऊपर हुआ, क्योंकि मैंने ट्वीट किया था, ये वायरल हो रहा था। महिला कमीशन, फिर वो SC कमीशन सब एक्टिव हो रहे थे। पुलिस जाके उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था, केस विड्रॉ करो। अच्छा। और ये भी लिख के दो कि ये हमने जो बयान दिया है वीडियो बना के, ये फॉल्स है, इसके लिए तुमको इतना पैसा देंगे और तुमको ये बुलवाया है बीजेपी लीडर देवदत्त मांझी ने और उन्होंने फॉल्स कहा, तो तुम्हारे लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, लाखों रुपया देंगे, घर बना के देंगे, तुम्हारा पूरा सुरक्षा देंगे, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट उसको देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो व्यक्ति हमारा जान बचाया, हमारा बच्चे को बचाया, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो यहाँ आकर लगभग 3-3.5 साल यहाँ पर थे मेरे घर। 3-3.5 साल आपके घर में? हाँ। तो ये स्थिति है। देखिए कितना मुश्किल होता है, जो लव जिहाद के केसेस हैं आप लोग हैंडल करते हैं, अलग अलग केसेस, हज़ारों केसेस आता है। अभी परसों का बात है, वो बच्ची को हमने 5-7 दिन पहले, 6-7 दिन पहले उसको रेस्क्यू किया था। जिहादी लेके गया, जबरन रजिस्ट्री भी कर लिया या रजिस्ट्री कर लिया। तो वो लड़की को वापस लेने के लिए 150-200 मुल्ले आ गए, उसको वापस ले जाना है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर हमने अपना, मेरा टीम गया, 30 लड़का गया। वहाँ पर थोड़ा झमेला हुआ और माँ काली की कृपा से, आशीर्वाद से हम वो बच्ची को वापस लेके आ पाए। वो मुल्ले खाली हाथ लौट के गए। तो ऐसा हर दिन होता है। और स्टेट कितना मतलब किसी भी फॉर्म में प्रोटेक्ट करता है क्या? नहीं, स्टेट तो उल्टा करता है। बेसिक जो नेसेसिटी है कि किसी भी इंसान के साथ अगर गलत हो रहा है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसे बचाया जाना चाहिए। देखिए, एक तो इनको समझ ही नहीं है कि गलत हो रहा है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। बंगाल में अगर गलत और सही की डेफिनेशन बदल जाती है आज के दौर में। हाँ, जहाँ पर भी लेके जाने वाले मुसलमान और जिसको लेके जा रहे जो बच्ची है वो हिंदू, तो वहाँ पर ये लोग का अंडरस्टैंडिंग वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पुलिस पूरा कोशिश करते है, इन जनरल बोल रहा हूँ, पूरा कोशिश करता है कि वो जिहादी को या जो अक्यूज़ड है उसको किस तरह से बचाया जाए। इसमें 2 वजह है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है,
या इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा ये भी है, वो पुलिस को पता है कि हम अगर ये जिहादी को फेवर नहीं किए तो ये लोग 1000 लोग आ जाएंगे, हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। जहाँ पर हम इसके साथ थोड़ा अगर अन्याय भी हो जाता है, हिंदू लड़की बच्ची जो है उनका परिवार के साथ, तो हजारों हिंदू आके प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये बात पता है, सबको पता है। तो ये भी एक बात है जिसके लिए पुलिस शॉर्टकट तरीका लेता है। रिटेलिएशन हिंदू समाज से नहीं होने वाला है। तो हिंदू समाज जहाँ जहाँ रिटेलिएट करता है, जैसे कि ये जो मैं इंसिडेंट बताया कि उसने रजिस्ट्री कर दिया, उसके पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, वो उसको वापस लेने के लिए आया, लेकिन रिटेलिएशन पर रिटेलिएशन हमने किया। खाली हाथ भागे। हाँ, हमारा ये कहना है कि हम लोग 30 आए, तुम लोग 300, तो क्या ठीक है, आमने सामने होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा भी होगा, हम अपना नुकसान करने के लिए रेडी है, ठीक है। तब पीछे हटता है, तब पुलिस भी ठीक तरीके से बात करता है। सेकंड इशू जो आपने एक बोला लब जिहाद के साथ, लैंड जिहाद, जो कलकत्ता से 15 साल 20 साल 30 साल पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ 30-40 साल पहले लोग निकल पाते थे सड़कों पर, हिंदू जो परिवार थे जिसकी लड़कियां परिवार के लोग निकल पाते, आज वो यकीन नहीं रह गया है कि इस सिटी ऑफ जॉय में कोई जॉय जैसा कोई चीज़ नहीं रह। बांग्ला में एक वर्ड है भय, मतलब डर। सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ भय बन गया है, डर। और इसका रीज़न वही है, डेमोग्राफी। तो अब क्या है, मतलब अब तो हम एक डेड एंड पे खड़े हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक हम डेड एंड पे खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे आज चुनाव है, आज 10 दिन बाद आपका इलेक्शन होने वाला है, लोग वोट करने वाले हैं, लोगों ने चुन लिया होगा शायद वोट करने के लिए क्या करने वाले हैं। जो लोग वोट करने जा रहे हैं और उनमें से अगर कुछ लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, इस चीज़ को समझना चाहें, उनको क्या समझाना चाहेंगे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहाँ संख्या ही सबसे ताकतवर बात है और उसी चीज़ को समझने में लोग गलती कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को समझें? या अभी भी कोई चांस है क्या बंगाल के पास खुद को बचाने का, यहाँ के लोगों जी के पास? अवश्य चांस है। इट्स नेवर टू लेट, ऑल्दो इट्स लेट बट नेवर टू लेट। वो ये है कि एक संख्या तो सबसे बड़ा बात है, उसके साथ साथ इंटेंशन भी है। इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्या का भी, एक समाज क्या चाहता है, एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो अपने लिए क्या चाहता है और समाज के लिए क्या करना चाहता है, और समाज भी अपने लोगों के लिए क्या करना चाहता है, और पूरा वातावरण को ध्यान में रखकर क्या करना चाहता है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक मुसलमान, मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है या एक्सपीरियंस किया है, वो जब इबादत करता है 99% उनकी इबादत इसमें होता है कि हम दारुल इस्लाम कायम करें। यहाँ मतलब ये जो ज़मीन है यहाँ पर शरीयत का कानून हो, मतलब इस्लाम और मजबूती के साथ आए। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अपना धर्म का प्रसार और विस्तार चाहता है, मजबूती चाहता है, वो तो अपना काम कर रहा है। पर एक हिंदू जो है, जब वो प्रार्थना करता है 99% वो व्यक्तिगत अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। हाँ, और मतलब जिसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, वो क्या करने, ये तो इबादत करता है और अकॉर्डिंग टू उसका जो इबादत है उसके अनुसार वो अपना काम करता है। एक जो मुसलमान है, वो अगर दिन में 1000 रुपया रोज़गार करता है, वो फ्लेक्सिबल है, वो 200 रुपया वहाँ से किसी और गरीब मुसलमान को देकर उसको एम्पावर करने का, ताकि वो भी आगे बढ़े उसके साथ, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल, उसका भी 5-6 बच्चा होगा, फिर भी वो वहाँ से वो कॉस्ट कट करके किसी को हेल्प करेगा, अपना बिरादरी के लोगों को। और अगर बाई चांस किसी काफिर को हेल्प कर देता है तो उसको दावत देगा 2 दिन बाद, ठीक है, हमने जो आपको मदद किया है वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह ने किया है, और आप अल्लाह के रास्ते में आ जाओ, ठीक है। तो उसका माइंड में हर समय ये चलता है, वो एक चीज़ें मान कर उसके दिमाग में अपना एक प्लान क्लियर करके चल रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे अभी दिमाग में आई, ध्यान में आई, मुझे तो ये चीज़ समझना था। ममता बनर्जी के पावर में आने के बाद वेस्ट बंगाल में जो मुझे जितना अपना समझ कहती है, कांग्रेस ने ज़रूर मुसलमानों को एम्पावर किया होगा। कम्युनिस्टों के टाइम में मुस्लिम्स उतना एम्पावर नहीं हुए थे, राइट? नहीं, बहुत हुए थे उस टाइम पर भी पावर। हाँ, बहुत हुए थे। कम्युनिस्ट का समय में कम्युनिस्ट लोग बहुत शातिर थे। वो लोग मुस्लिम माफिया और गुंडों को स्टेज में नहीं बिठाते थे,
वो लोग प्लेटफॉर्म तैयार करते थे और जो कम्युनिस्ट में जो नॉन गुंडे नॉन जिहादी लोग थे, ये लोग स्टेज में ऊपर में बैठते थे, वाइट कॉलर धोती, एलीट इंटेलेक्चुअल, धोती कुर्ता पैजामा पहनकर। कल को बंगाल में एक शब्द भद्र लोग, सो कॉल्ड भद्र लोग हम बोलते हैं, ये लोग स्टेज में बैठते थे। और सलीम जैसे गुंडे, फिर शौकत मोल्ला, शेख शाहजहां, इसके जैसा जो कम्युनिस्ट मतलब सीपीएम में जो एलिमेंट्स थे, ये लोग स्टेज के बैकग्राउंड में रहते थे और बैकग्राउंड में रहकर व्यापक अत्याचार हिंदुओं के ऊपर करते थे। ममता आने के बाद ये लोग को स्टेज में जगह मिल गया। उनमें से उसमें एक पॉजिटिव भी ये हुआ है, हिंदू अपना शत्रु को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया। ये है क्योंकि स्टेज के ऊपर दिख रहा है हिंदू, मतलब वो जिहादी। हाँ। ठीक है। सीपीएम का समय में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि ये जो जिहादी लोग आकर हम पर अटैक करते हैं, इसका नेता कौन है तो समझ में आता है। ये नेता के साथ हम जिसको वोट दे रहे हैं उसका संपर्क है कि नहीं, ये उनको समझ में नहीं आता था। उस सिंडिकेट को नहीं समझ पाते। हाँ, वो सोचता था कि सूर्यकांत मिश्र जो है, विमान बोस जो है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है, इसके साथ इन गुंडों का कोई कनेक्शन नहीं, ये तो ऐसे ही अटैक कर रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। थोड़ा बहुत सुनता होगा पर स्टेज में तो जगह नहीं था सब कुछ। हाँ। और ममता का समय में क्या हुआ, इनका जो सिस्टम है इतना वेल नीटेड नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वो जिहादी जो मुस्लिम्स और ज्यादा पावरफुल भी हुए टाइम के साथ, तो उन्होंने अपने स्टेक को भी बढ़ाया। हमने स्टेक को बढ़ाया, उसका संख्या भी बढ़ रहा है। उसका वोटिंग का जो डेमोग्राफी की वजह से उसका वोटिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, वो हिस्सेदारी भी अपनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जी। तो वो लीडर जो है अपना जगह स्टेज के ऊपर बना लिया मंच के ऊपर। जैसे अभी जब कानून आया था वक्फ के लिए, अमेंडमेंट आया था, तो उसके बाद जो कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुए थे, उस दौरान कई मुस्लिम नेताओं ने एंटी ममता बयान नहीं दिया, बट गवर्नमेंट को थ्रेट किया कि अगर हमारी बात नहीं मानी, अगर हमारी लाइन से हट करके कोई भी लाइन लेने की कोशिश की गई, तो हमारे पास ये पावर है कि हम इसको जाम कर सकते हैं। और वो टीएमसी के नेता थे। वो टीएमसी के ही लोग थे, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, सिद्दीकुल्ला। तो ये मतलब अब जो हम कह रहे हैं ना कि टीएमसी के पाले हुए नहीं हैं वो, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदल चुकी हैं कि वो शायद टीएमसी को पाल रहे हैं, वो शायद उस चीज़ को केटर कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से, सिद्दीकुल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुस्लिम डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो उसका सही स्टेप है। ठीक है। वो ममता के ऊपर दबाव बना रहा है, ममता का पार्टी में वो है, फिर भी उनका इतना गट्स है, साहस है और क्षमता भी है कि ममता को अंडर प्रेशर रख रहा है फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। ठीक है। पश्चिम बंगाल को ग्रिप में लेना है, पूरा कंट्रोल लेना है, इसके लिए वो कर रहा है, डरा रहा है, थ्रेट कर रहा है, वक़्फ़ को लेकर हो, कोई भी इशू लेकर हो। वहाँ पर मेरा ये भी कहना है कि सोचिए, ममता का सरकार में जो हिंदू लीडर्स हैं, ठीक है, हिंदू के ऊपर तो इतना अत्याचार होता है, वो हिंदू लीडर्स क्यों रोड नहीं ब्लॉक करता, ममता के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता कि आज हमारे यहाँ से अगर एक हिंदू बच्ची को उठा के लेके जाएंगे तो हम लोग ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे। ममता के पास तो 70% हिंदू लीडर्स भी है, वो क्यों नहीं करते हैं? मैं समझ रहा था कि हिंदू हितों की जो लड़ाई है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर रह करके, जो आज पश्चिम बंगाल से बाहर कोई भी जब देखता है तो पश्चिम बंगाल को थोड़ा एक अलग नज़रिए से नज़र आता है, उसे थोड़ा नज़र आता है कि ये कुछ तो यहाँ बदला हुआ है, कुछ तो इसकी आबो हवा में डिफरेंस है यहाँ पर, जो बाकी लैंड है इंडिया का उससे। यहाँ पर जो हिंदू हितों की लड़ाई करना है वो कितना मुश्किल है आज के तारीख में? देखिए, मुश्किल तो है, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो जो हमको अपना शत्रु मानता है, जैसे कि हम उनके लिए काफिर हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो इरेलीवेंट है कि वो अगर वही हमको शत्रु बना लिया है और सर तन से जुदा करना चाहता है, तो उसके लिए तो हमको मतलब आम हिंदू को कुछ सोचना है। तो देखिए, बैटल या लड़ाई तो टफ है, पर मेरा इसमें ये कहना है कि कभी भी हमारा समाज
हेल्दी समाज कभी स्मूथ नहीं चल सकता, उसमें चैलेंजेस आएगा और चैलेंजेस को सामना करना ही पुरुषार्थ है। ठीक है, जैसे ही मैं जब गांव में जाता हूँ, सोचिए 10 परिवार, 20 परिवार या 1000 परिवार के बीच में जब मुझे कुछ बोलना होता है और पब्लिक डरा हुआ है, जो सामने है मेरा वो डरा हुआ है, उनमें संकोच है कि हम क्या करें, हमारा यहाँ पर तो अटैक होता है, हमला हो जाता है, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, हमारा दुकान को तोड़ देते हैं, वो आके हमारे दुकान के सामने दुकान लगा देते हैं, पुलिस मदद नहीं करता। तो ऐसा जब हम बात सुनते हैं, हमको तो उनको इंस्पायर करना है और हम अपना शास्त्रों से एग्जाम्पल लेके आते हैं, उदाहरण देते हैं कि जब महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुआ। पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे और उनका संख्या, कौरव का संख्या बहुत ज़्यादा था सेना का, और कई महारथी थे। भगवान कृष्ण का अपना भांजा अभिमन्यु है ना, तो उनको जब चक्रव्यूह में फंसाकर निर्ममता से कौरव लोग उनको मार डाला। घटोत्कच को भी वीरगति को प्राप्त होना पड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान में, जंग में, और हर एक पांडव अपना अपना पुत्र वियोग हुआ, उनका पुत्र चला गया। तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद पांडव के साथ खड़ा है, वहाँ पर भी पांडव को बलिदान देना पड़ा, कौरव को भी बलिदान देना पड़ा। युद्ध होगा तो दोनों पक्ष का घाटा होगा, जीतेगा एक पर घाटा दोनों पक्ष का होगा। ये घाटा को स्वीकार करना पड़ेगा, और युद्ध नहीं होगा तो केवल जो युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई हथियार नहीं उठाएगा, केवल उसको घाटा होगा। एक आखिरी सवाल, चुनावों का समय है, हर समय चीज़ें पूछी जाती हैं, पहचान की लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। मैं जो उतना देख पा रहा हूँ, सामने से एक नारा आता है जय बांग्ला और इधर से आता है जय श्री राम। ये लड़ाई कैसी है, बांग्ला और जय श्री राम? ये तो मैं कहूँगा बुद्धों की लड़ाई है। जो जय श्री राम कह के जय बांग्ला को अपना दुश्मन समझ रहा है, ये भी उचित नहीं है, और जो जय बांग्ला बोलकर जय श्री राम को अपना दुश्मन बना रहा है, ये भी उचित नहीं है। बंगाल भी राम का ही है, ठीक है, और बंगालियों का हृदय में भी राम है। तो ये तो, लेकिन ये नैरेटिव बहुत तेजी के साथ गढ़ा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पर जहाँ टीएमसी बीजेपी के लीडर कार्यकर्ता कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो यही इशू हो रहा है कि इधर से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, ये नहीं चलेगा, जय बांग्ला चलेगा। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये मतलब राम भी बंगालियों का हृदय में है, ठीक है। बंगाल में बहुत जगह है जो भगवान राम के नाम से ही, पास में रामनगर है, अयोध्यापुर है, मतलब बर्थ प्लेस ऑफ भगवान राम, अयोध्यापुर है। भगवान मतलब रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, उनका नाम राम और कृष्ण से है। तो बंगाल में भी राम 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 है, पर कुछ लोग वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। ये जय बांग्ला जो है बांग्लादेश का स्लोगन है, ठीक है, उसको वहाँ से इंपोर्ट किया गया। और मैं जिस तरीके से मतलब जैसा मैं देखता हूँ कि जैसे कि बंगाली का हृदय में राम है, बंगाल भी राम का है, वैसे बांग्लादेश भी राम का पहले था और आने वाले दिन में होगा, अगर हम लोग अपने मार्ग और काम सही तरीके से करें तो एक दिन ढाका में भी हमारा ध्वज लहराएगा। ये एक अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा किसी के लिए भी हो सकता है एम्बिशन के तौर पर कि हाँ, एक जिस कहा था जो पुंज देखते हुए आप जिस रास्ते पे चलते जाते हैं, उस लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई बात जो आप कहना चाहें दर्शकों से? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पश्चिम बंगाल एक कलंक लग चुका है हमारे सर पर, माथे पर। वो ये है कि जब देश का बंटवारा हुआ, वो ये बंगाल के ऊपर से ही हुआ, पंजाब और बंगाल। तो खोने वाले को कभी, हारने वाले को कभी इतिहास में सही सम्मान नहीं मिलता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलता है, व्यक्ति को मिल सकता है, समाज को नहीं।
अभिमन्यु को हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, व्यक्ति है, महापुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण के भांजा थे, अर्जुन जी का पुत्र थे। पर समाज जब हार जाता है वो विश्व में उसका सम्मान नहीं रहता। तो हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं एक जंग कि हमारे देश के ऊपर से बंटवारा हुआ और बंगाली उसका ये बना। पंजाब में तो चलो बंटवारा हुआ, उस पार से जो पंजाबी आया यहाँ के जिहादियों को लात मार के भगा दिया, तो वहाँ बहुत बैलेंस हो गया। पश्चिम बंगाल ये बैलेंस नहीं कर पाया है, नहीं किया है, पर ये पेंडिंग है, ठीक है, ये पेंडिंग है। आज हमारे महिला, हमारे बच्चियाँ रोड में जाने से 2 बार सोचती हैं, वो चली भी जाती है नादानी की वजह से, घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। घर वाले भी अगर नादान बन जाते हैं तो हम लोग जैसे लोग सोच में पड़ जाते हैं, ठीक, वो बच्चे को लेके चला जाएगा, फिर घर वाले हमारे ही पास आएंगे। तो ये होना नहीं चाहिए। चलते चलते चुनावों पे कुछ कह दीजिए, चुनावों के सीजन में बात हो रही है तो देखिए, चुनाव में क्या कहेंगे, तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पर राम राज्य लाना है, भाजपा को जिताना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, हर व्यक्ति को जाके मतदान करना है, हर हिंदू को जाके मतदान करना है, और यहाँ से ये सरकार को हटाना है। ममता का जो सरकार है, जनता का मन कैसा दिख रहा है? मतलब ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, पहले से भी पॉजिटिव है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये जो इलीगल वोटर्स है, ये लोग के खिलाफ डेड वोटर्स के बारे में जो कार्रवाई किया है SIR के माध्यम से, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज समाज में आया है। और जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग, रिगिंग, इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए जो जो कार्य ये कर रहे हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ रहा है ताकि वो जाके वोट करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि सेंट्रल लीडरशिप और हमारे स्टेट के लीडरशिप, जिला मंडल, सब बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और पश्चिम बंगाल की जो जनता है ये उनके ऊपर विश्वास कर मतदान करेंगे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। और आपका दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा तो मतलब ज़्यादा टीम वगैरह नहीं है, सोशल मीडिया का कुछ ऐसा टीम ही नहीं है, तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत हमको फेसबुक में और X में फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब में भी है हमारा चैनल, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल में ही विशेष काम करता हूँ हिंदू समाज के लिए, और आप लोग फॉलो करेंगे तो मेरा वॉइस पूरा देश भर में और मजबूत होगा। इतना ये रिक्वेस्ट आप सबसे। तो आपने इस चर्चा को देखा देवदत्त जी के साथ, तमाम विषयों पर, राजनीति से लेकर के समाज और भविष्य की जो तैयारियां हैं, जो सामाजिक तौर पर होनी चाहिए, उन तमाम विषयों पर हमने बात करी। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।